गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आ रहा होगा एंड आई होप आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे होंगे। लास्ट क्लास मैंने अपना वीडियो डाला था डोमेस्टिक इनकम में। अगर आप लोगों ने देखा है इट्स ग्रेट, नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच माय वीडियो। आज मैं शुरू करूंगा विद द न्यू टॉपिक नेशनल इनकम, जो कि मैंने अपना प्रॉमिस किया था नेक्स्ट वीडियो में। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं ट्राई करूंगा कि उस पर एक वीडियो बनाऊं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होता क्या है? इट इज द इनकम अर्न्ड एंड जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स और सिटीजन ऑफ अ कंट्री। यह है डेफिनेशन कि नेशनल इनकम वो इनकम है जो कोई भी देश का एक नॉर्मल रेसिडेंट या सिटीजन अर्न करता है, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। सुनने में तो इजी लगता है, बट अब हमको समझना पड़ेगा कि सर ये नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है। नॉर्मल रेसिडेंट में कौन कौन लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाते हैं? तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि नॉर्मल रेसिडेंट्स में लोग आते कौन कौन है, राइट? तो सबसे पहला दोस्त who are residing in a country for more than 1 year and also have an economic interest lies within the country. Those who are residing in a country for more than 1 year. कितना? More than 1 year. And also have the economic ties with the country. Like ourselves, हम लोग हो गए, हम लोग इस देश में रह रहे हैं, more than 1 year है डेफिनेटली, और हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी कंट्री पे लाई करता है। देयरफॉर वी विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स। दिस इज द फर्स्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, एनी फॉरेनर रिसाइडिंग इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी for more than 1 year and also have economic interest lies within the country. मतलब एक तो हम लोग हो गए जो इस देश में रह रहे हैं 1 साल से ज्यादा है, काफी सालों से है, हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट में भी लाई कर रहा है। दूसरा हो गया वो फॉरेनर्स, वो बाहर से आए हुए लोग जो हमारे कंट्री में रह रहे हैं मोर देन 1 ईयर। या रूल क्या है? मोर देन 1 ईयर, हमारे देश में रह रहे 1 साल से ज्यादा, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही लाई कर रहा है। मान लेते कोई बहुत, आप देखोगे लाइक मेनी पीपल फ्रॉम बांग्लादेश, मेनी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, many people from Sri Lanka, many people from different parts of the world जो हमारे देश में रह रहे हैं, right? And वो यहाँ रह रहे हैं, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाइक कर रहा है, तो they will also be called as normal resident of a country, irrespective of उनका nationality क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। वो हमारे देश में है, 1 साल से ज्यादा है, वो यहाँ अर्न कर रहे हैं, यहाँ रह रहे, पैसे कमा रहे हैं, तो वो हमारे देश के पार्ट हो गए। ये हो गया दूसरा। एंड तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट है, एनी इंडियन, अगर इंडिया की बात करें तो एनी इंडियन वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन like UNO,
WHO, IMF एक्सेट्रा। मतलब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडियन हो, कोई हमारे देश के निवासी हो, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आप हाल फिलहाल में काफी सुने होंगे, बहुत ज्यादा न्यूज में आया WHO रिलेटेड टू कोविड के वजह से। देन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक वर्ल्ड बैंक एंड देन यूनिसेफ हो गया। तो ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो बी कॉल्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ये चीज आपको याद रखना है, राइट? वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाएंगे। तो ये हो गए सारे 3 पार्ट्स मैंने बताया जो नॉर्मल रेसिडेंट्स में आता है। पहला, हम लोग जो इसी देश के हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ अर्न कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं, मोर देन 1 ईयर है। दूसरा, कोई फॉरेनर जो उस देश को छोड़ के हमारे देश में आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पैसे अर्न कर रहे हैं, मोर देन 1 ईयर है। रूल क्या है? इट हैज टू बी मोर देन 1 ईयर से अगर ज्यादा है हमारे देश में तो भी वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। और तीसरा, कोई यहाँ के आदमी, यहाँ कोई इंडियन, अगर इंडिया की बात करें तो कोई इंडियन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लाइक यूएनओ, WHO, IMF, या कोई इंटरनेशनल फॉरेन कंट्री के एम्बेसीज में काम कर रहा है, तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स ही कहलाएंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि नॉर्मल रेसिडेंट्स कहते किसको हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि जो नॉर्मल रेसिडेंट अर्न करता है उसके सारे का अर्निंग को अगर जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम होता है। तब हमको समझना है सर तब डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक एंड नेशनल में। मैंने लास्ट क्लास में आपको, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डोमेस्टिक इनकम में बताया के बारे में। अब यहां हम लोग समझते हैं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जब हम कह रहे हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट्स का इनकम, तो यहां कहीं भी नहीं कह रहे कि वो हमारे देश के अंदर ही होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंडियन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इनकम सिर्फ देश से ही नहीं, देश के बाहर से भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज मिलेंगे लाइक टाटा, बिरला, रिलायंस, इनकी बिजनेस बाहर में भी है, देश के बाहर भी है, वहां से भी वो पैसे कमा रहे हैं। तो इनका इनकम लेंगे, कहां से आ रहा है इट डजंट मैटर। हमारे देश में हो रहा है तो भी लेंगे, हमारे देश के बाहर से आ रहा है तो भी लेंगे। डोमेस्टिक इनकम में मैंने क्या बताया था आपको, वो इनकम जो देश के अंदर हो रहा है, इसलिए उसको टेरिटोरियल बेस्ड इनकम कहते हैं। लेकिन नेशनल इनकम वो टेरिटरी से मैटर नहीं करता, वो कौन इनकम कर रहा है इससे मैटर करता है, वो इंसान से मैटर करता है। वो नॉर्मल रेसिडेंट्स होना चाहिए या सिटीजन। सिटीजन मींस वो इंसान जिसको कि लीगल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उस कंट्री में, दैट पर्सन हैज द राइट टू वोट, सो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, राइट? तो ऑल सिटीजन मोर और लेस आर नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉर्मल रेसिडेंट सिटीजंस। सो यहां पे हमको समझना है कि वो अर्न कौन कर रहा है, अर्निंग पे जाना है, दैट पर्सन में जाना है, उस बंदे में जाना है कि वो बंदा कौन है। कोई फॉरेन से आया हमारे देश, 4 महीने रहा, पैसे कमा के चला गया, तो हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा नहीं था। कोई अगर फॉरेन से आ रहा है 1 साल से ज्यादा है तो नेशनल इनकम का पार्ट होगा, उससे कम रहा नहीं होगा। तो यहां हमको ध्यान देना है कि कौन अर्न कर रहा है, कहां अर्न हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। देश के अंदर का भी लेना है, देश के बाहर का भी लेना है। तो अब हम समझते हैं कि सर देश के बाहर का लेना है, देश के बाहर का लेना है, तो देश के बाहर का इनकम क्या क्या होगा, तो उसको 3 हेड्स में डिवाइड करते हैं। 3 तरीके का होता है जो मेजरली इनकम सब लोग लेते हैं, राइट? तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले अब हम लोग आते हैं कि उसमें कौन कौन सा इनकम हम लोग लेते हैं या कौन कौन सा इनकम हमारे देश में आता है, राइट? तो इसमें क्या है, सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रॉड। दूसरा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और बिजनेस
from abroad. And third one, net retained earning of domestic कंपनी. ये तीन पार्ट्स हम लोग डिवाइड करते हैं. पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कोई इंडियन है वो, फॉर एग्जांपल आप बहुत बार देखे होंगे आपके फैमिली में, आसपास में बहुत लोग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में काम करते हैं, उन्हें फॉर सर्टेन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वर्क के लिए फॉरेन भेजा जाता है. आप जाओ 4 महीने इंग्लैंड में रह के आओ, ट्रेनिंग लेके आओ. आप जाओ यूएस जाओ, वहां 6 महीने ट्रेनिंग लो, काम करो, सीख के आओ. तो ये जो इंडियंस हैं, यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, वो फॉरेन जाते हैं, 2 महीने 4 महीने 8 महीने 10 महीने रहते हैं, लेस देन 1 ईयर. क्या हमको लेना? लेस देन 1 ईयर. वो गए, वहां से पैसे कमाए, लेके आ गए, तो वो भी हमारा नेशनल इनकम का पार्ट है. दूसरा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड बिजनेस. कोई इंडियन है, उसका बाहर प्रॉपर्टी हो, किसी का हो सके दुबई में फ्लैट हो, किसी का लंदन में बंगलो हो, बहुत लोगों का होता है. तो वहां से जो उनको इनकम आ रहा है, तो वहां से 2 तरीके से इनकम आएगा. या फिर उसको लेट आउट कर दे, रेंट पे लगा दे, उससे रेंट आ रहा हो, या फिर उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे, उससे पैसा आ रहा. तो वहां से प्रॉपर्टी से इनकम हो गया. किसी का बिजनेस है, बिजनेस से पैसे कमा के ला रहा है. तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट. थर्ड है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी. यहां पे एक वर्ड मैंने यूज किया, रिटेन्ड अर्निंग. तो रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? इट इज द रिटेन्ड अर्निंग इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट. इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is not distributed. It is the part of profit which is not distributed is retained earning. Retained earning को undistributed profit भी कहते हैं. तो होता क्या है? देखिए, एक कंपनी जब प्रॉफिट करता है, इनकम करती है, प्रॉफिट करती है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है. एक पार्ट तो टैक्स में चला गया, कुछ अमाउंट, राइट. फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया. अब जैसे उसने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, सबसे पहले उसको टैक्स देना, गवर्नमेंट को उसको टैक्स दे दिया, जिसको कि हम लोग कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं. तो मान लेते हैं उसने 10 करोड़ रुपीस टैक्स दे दिया, बचा कितना? 90 करोड़. अब ये जो 90 करोड़ है, 90 करोड़ में कंपनीज के जो शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी का हिस्सा है, उन्हें भी तो चाहिए अपना प्रॉफिट का पार्ट. उन्हें वो दे दिए डिविडेंड. उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिविडेंड, जो कि शेयर होल्डर्स के, कंपनी के शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा. तो उसने मान लेते हैं 20 करोड़ रुपए शेयर होल्डर्स को दे दिए, बचा कितना? बचा 70 करोड़. 90 करोड़ में 20 करोड़ दे दिए, तो बचा 70 करोड़. अब ये जो 70 करोड़ है, ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो कंपनी किसी को नहीं देती, अपने पास रखती है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर यूज, कोई भी अदर यूजेस के लिए कंपनी अपने पास ये पैसा रखती है. इसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं. ठीक है. इस प्रॉफिट को कंपनी किसी के साथ बांटती नहीं, वो कंपनी का अपना पैसा होता है जो रहता है कंपनी के पास. ठीक है. तो वो हो गया नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी. हमारे देश का कंपनी जिसका नेट रिटेन्ड अर्निंग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस ले रहे हैं, तो रिलायंस का यूएस से नेट रिटेन्ड अर्निंग कितना? तो मान लेते हैं 500 करोड़ का नेट रिटेन्ड अर्निंग है, जो वो पैसे लेके इंडिया वापस लेके आ गया. क्यों? क्योंकि वो पैसा इंडिया का, तो वो भी पार्ट होगा इनकम फ्रॉम आउटसाइड. तो ये 3 हिस्सों में हम इसको समझते हैं. पहला हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम अब्रॉड, दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम बिजनेस, एंड तीसरा हो गया नेट रिटेन्ड अर्निंग्स. ये तीनों को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों को हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है. फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, मतलब ये वो इनकम है
जो अब्रॉड से आ रहा है। तो अब हमको समझना है भैया हम लोग फॉरेन से कमा रहे हैं, फॉरेनर भी तो हमारे से कमा रहे होंगे। अगर कोई इंडियन फॉरेन जाता है, वहां 6 महीने रहता है, सैलरी लेके आता है, तो कोई फॉरेनर भी होगा हमारे देश आता होगा, वो भी 6 महीने 5 महीने 8 महीने रहता होगा, सैलरी लेके जाता होगा। तो वो क्या कहलाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टू अब्रॉड। उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टू अब्रॉड। मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा मैनेज कर लेना पड़ेगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टू अब्रॉड। टू अब्रॉड मींस जो अब्रॉड जा रहा है, फ्रॉम अब्रॉड मींस जो अब्रॉड से आ रहा है। अब जैसे हम लोग प्रॉपर्टी से या बिजनेस से पैसे आ रहा है हमारे देश में, उसी तरीके से फॉरेनर का भी तो प्रॉपर्टी होगा मे बी इंडिया में, वो भी पैसे कमा के लेके जा रहे होंगे। फॉरेन कंपनीज भी होगा, वो भी बिजनेस से कमा के लेके जा रहे होंगे। तो वो कहेंगे हम लोग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड बिजनेस टू अब्रॉड। अगेन यहां पे भी टू अब्रॉड ही होगा, मींस जो पैसा जा रहा है प्रॉपर्टी एंड बिजनेस। तीसरा होगा रिटेन्ड अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज, जो फॉरेन कंपनीज का रिटेन्ड अर्निंग, तो वो जाएगा। तो जैसे आ रहा है वैसे जा रहा है। तो अब हमको समझना है कि हमारा एक्चुअल इनकम कितना है। तो एक्चुअल इनकम समझते हैं। अगर मेरा कंपनसेशन से मान लेते आता है 100 करोड़, राइट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड बिजनेस से आता है 150 करोड़, एंड नेट रिटेन अर्निंग से आता है 200 करोड़, राइट। तो टोटल इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हुआ? 100 प्लस 150 प्लस 200, तो कुल मिला के हुआ 450 करोड़, जो कि मेरे को फॉरेन से आया। अब जैसे कि फॉरेन से आया वैसे फॉरेन गया भी होगा। तो जो फॉरेन गया उसको देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं फॉरेन से कंपनसेशन में गया 80 करोड़, जो गया वो हुआ 80 करोड़। प्रॉपर्टी से गया मान लेते हैं 150 करोड़, एंड रेट रिटेन अर्निंग मान लेते हैं 300 करोड़। तो यहां पे टोटल कितना गया हमारे कंट्री से? 80 प्लस 150 प्लस 300 इक्वल्स टू कितना होगा? दिस इज 30, दिस इज 5। सो 530 करोड़ अब्रॉड गया, टू अब्रॉड। 530 करोड़ फॉरेन चला गया। और ये क्या है? फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या है? ये है फ्रॉम अब्रॉड है, मतलब फॉरेन से 450 करोड़ आया, फॉरेन चला गया 530 करोड़ का। तो हमारा एक्चुअल इनकम क्या होगा? एक्चुअल इनकम होगा 450 करोड़ माइनस 530 करोड़ इक्वल्स टू माइनस 80 करोड़। माइनस 80 करोड़ का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जितना मेरे देश में आया उससे ज्यादा फॉरेन चला गया, मतलब हमारे लिए 80 करोड़ का नुकसान है। ये इसको हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको क्या कहेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बुक में आपका शॉर्ट में दिया हुआ रहता है NFIA। तो NFIA कैसे निकालता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो फॉरेन से फैक्टर इनकम आ रहा है उससे माइनस करेंगे जो फॉरेन फैक्टर इनकम जा रहा है। तो वापस थोड़ा अगर डोमेस्टिक इनकम को देखें, डोमेस्टिक इनकम में मैंने बताया था वो इनकम जो देश के अंदर हो रहा है प्लस वो इनकम जो फॉरेन से आ रहा है। तो यहां पे एक फॉर्मूला निकल के आता है डोमेस्टिक इनकम का, वो हम लोग देखते हैं, राइट। तो डोमेस्टिक इनकम का जो फॉर्मूला है, डोमेस्टिक इनकम जो देश के अंदर का इनकम प्लस जो फॉरेन से आ रहा है, फॉरेन से आ रहा है उसको क्या कहेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। तो डोमेस्टिक इनकम के साथ जब NFIA को ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को ऐड करेंगे फ्रॉम अब्रॉड, तो वो बन जाता है स्टूडेंट्स नेशनल इनकम। उसको हम लोग क्या कहेंगे? नेशनल इनकम। ये इनकम जो देश के अंदर हो रहा है प्लस ये इनकम जो फॉरेन से आ रहा है, वो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ये नेशनल इनकम बनेगा।
तो अगर डोमेस्टिक इनकम मेरा 500 करोड़ का है, 500 करोड़ का है, प्लस यहां मैंने निकाला था NFIA माइनस 80 करोड़, तो प्लस माइनस 80 करोड़ है, तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, 500 प्लस माइनस बिकम्स माइनस 80 इक्वल्स टू 420 करोड़। 420 करोड़ मतलब हमारा जो नेशनल इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम से छोटा है। छोटा कब होगा, जब मेरा नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव में होगा। नेगेटिव का मतलब है इनकम ज्यादा रहा है, आ कम रहा है। तो आई होप यहां आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर मेरा NFIA पॉजिटिव रहता तो नेशनल इनकम मेरा डोमेस्टिक इनकम से बड़ा होता। अगर NFIA पॉजिटिव रहता तो डोमेस्टिक इनकम से मेरा नेशनल इनकम बड़ा रहता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरा NFIA नेगेटिव में आया है तो डोमेस्टिक इनकम के साथ अगर माइनस 80 को ऐड करता है तो विच इज 420, जो कि मेरा नेशनल इनकम है, विच इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम से कम है। तो आई होप इस पूरे चार्ट से कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हुआ होगा कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम के साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया NFIA का, आई होप ये भी समझ आया होगा। एंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के साथ रिलेशन क्या है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। सो प्लीज जो भी डाउट्स है अगेन कहीं भी इस टॉपिक में, अगर कोई टॉपिक में, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।